सोचो अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे सोसाइटी के रूल्स, लोगों की फीलिंग्स, ये सब चीजें मैटर ही न करती हो। ना उसे गिल्ट होता है, ना दुख का दिखावा और ना ही खुशी का नशा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन द स्ट्रेंजर नाम की इस किताब में एक आदमी है, म्यूर सॉल्ट। ये मर्सो नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है। वो दुनिया को अलग नजर से देखता है। किताब की शुरुआत ही ऐसे शौक से होती है कि उसकी मां की डेथ हो जाती है। अब आप सोचो, नॉर्मली कोई भी बेटा रोएगा, दुखी होगा, लेकिन मर्सो, उसको उस समय वो सैडनेस फील ही नहीं हुआ और सोसाइटी ने उसे ठंडा, मतलब बेदिल आदमी मान लिया। लेकिन बस यही तक नहीं, आगे कहानी में एक मर्डर होता है और केस चलता है। अब आपको लगेगा केस मर्डर का है, लेकिन मजेदार बात यह है कि कोर्ट में लोग मर्डर से ज्यादा मर्सों के इमोशंस पर डिबेट करते हैं। मां की मौत पर यह रोया क्यों नहीं? अब आपसे बस एक बात कहूंगा, इस कहानी में हर छोटा डिटेल आपको बाद में समझ आएगा। तो अभी बस म्यूर सॉल्ट का नाम और उसकी अलग सोच याद रखिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में यही चीज आपको पूरी कहानी का डेप्थ समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं द स्ट्रेंजर का सफर। चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत होती है एक टेलीग्राम से। उसमें छोटा सा मैसेज लिखा है, आपकी मां गुजर गई है। अब यहां पर सोचो, अगर किसी भी इंसान को ऐसा टेलीग्राम मिले तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन म्यूर सॉल्ट यानी हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, उसका रिएक्शन अलग है। वो शॉक में नहीं आता, गिल्ट महसूस नहीं करता, बल्कि बस प्रैक्टिकल सोच में पड़ जाता है। किस दिन छुट्टी लूं, बॉस क्या कहेगा, किस तरह वहां जाऊं। यानी यहां से हमें पहली बार समझ आता है कि ये इंसान बाकी लोगों जैसा नहीं है। सोसाइटी की नजर में वो ठंडा और बेदिल है, लेकिन असल में कैमस हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हर इंसान का दुख जताने का तरीका अलग होता है। किसी के लिए मां की मौत आंसुओं से भरी होगी, किसी के लिए अंदर से चुप्पी ही काफी होगी। लेकिन दुनिया हमसे हमेशा एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन चाहती है, और अगर हम वो नहीं दिखाते तो हमें अजन भी मान लिया जाता है। म्यूर सॉल्ट नर्सिंग होम पहुंचता है। वहां उसकी मां का कॉफिन रखा है। केयरटेकर उससे पूछता है कि क्या वो देखना चाहेगा, लेकिन मर्सो कहता है नहीं। वो ना कोई ड्रामा करता है, ना कोई भावुक शब्द। उसकी नजर बस प्रैक्टिकल डिटेल्स पर जाती है। धूप कितनी तेज है, लोग कैसे बैठे हैं और समय कैसे बीत रहा है। यहां कैमस एक बड़ा पॉइंट रखते हैं, हम अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा सोसाइटी के लिए एक्ट करते हैं। अगर मर्सो जोर जोर से रोता तो सब कहते देखो बेटा कितना दुखी है, लेकिन उसने सच में जैसा फील किया वैसा ही बिहेव किया, और यही ऑनेस्टी उसे अजीब बना देती है। चैप्टर 1 का असली मतलब यही है, लाइफ और इमोशंस को सोसाइटी के तय किए हुए ढांचे में डालना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप वो ढांचा तोड़ते हो तो लोग आपको अजन भी मान लेते हैं। चैप्टर 2। अगले दिन फ्यूनरल होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, पड़ोसी, केयरटेकर, कुछ और जान पहचान वाले। सबकी नजरें मर्सों पर है। सब इंतजार कर रहे हैं कि बेटा कब रोएगा, कब टूटेगा। लेकिन मर्सो वही काम, वही ठंडा। उसकी नजर बार बार छोटी डिटेल्स पर जाती है। कौन कितना पसीना बहा रहा है, सूरज कितना चुभ रहा है, कौन सिर्फ दिखावे के लिए आया है। कैमस यहां हमें सोसाइटी की साइकोलॉजी दिखाते हैं। लोग फ्यूनरल में इसलिए आते हैं कि अपनी संवेदनशीलता साबित कर सकें। वो दूसरों को भी उसी पैमाने से जज करते हैं। अगर कोई रोता है तो अच्छा बेटा, अगर कोई नहीं रोता तो बेदिल। लेकिन सच ये है कि रोने या न रोने से प्यार की डेप्थ नहीं मापी जा सकती। म्यूर सॉल्ट यही चीज सिंबल करता है। वो सोसाइटी के बनाए रूल बुक को फॉलो नहीं करता। वो अपनी मां से प्यार करता था या नहीं, ये उसके आंसुओं से साबित नहीं हो सकता, लेकिन लोग उसकी चुप्पी को अपराध मान लेते हैं। यही वजह है कि पूरी किताब में उसका सबसे बड़ा गुनाह एक्चुअल मर्डर से ज्यादा उसकी भावनाओं की कमी मानी जाती है। चैप्टर 2 हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान का असली मूल्य उसके फीलिंग्स और चॉइसेस से तय होना चाहिए,
या फिर समाज के बनाए ढोंग से? क्या हम दूसरों के दुख को मेजर करने के लिए सही हैं? या फिर हम खुद भी बस दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं? इन पहले 2 चैप्टर्स में कहानी भले ही सिंपल लगे, मां की मौत, फ्यूनरल, लोगों का रिएक्शन, लेकिन एल्बर्ट कैमस असल में यहां से बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या जिंदगी का कोई मीनिंग सच में होता है, या हम बस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरा करते करते जीते हैं? म्यूरसॉल्ट का कैरेक्टर हमें मिरर दिखाता है। अगर हम ईमानदारी से वही बिहेव करें जो हम फील करते हैं, तो शायद दुनिया हमें समझ ही न पाए। और शायद यही वजह है कि उसे द स्ट्रेंजर कहा गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो इस सवाल को और गहराई देगा। चैप्टर 3, फ्यूनरल के बाद मर्सो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आता है। वो अगले दिन मैरी नाम की लड़की से मिलता है, जो पहले उसकी सहकर्मी रह चुकी थी। दोनों समुद्र किनारे घूमते हैं, तैरते हैं और दिन को एंजॉय करते हैं। अब सोचो, कल ही उसकी मां की मौत हुई थी और अगले दिन वो डेट पर चला गया। सोसाइटी के लिए ये और भी शॉकिंग है। लेकिन यहां राइटर कैमस हमें फिर से वही सवाल दिखाते हैं। क्या दुख को मेजर करने का कोई तय तरीका है? क्या किसी को कितने दिन तक उदास रहना चाहिए, ये सोसाइटी डिसाइड करेगी? मर्सो की नजर में लाइफ बहुत सिंपल है। जो सामने है वही जीना। अगर उस वक्त खुशी मिली तो क्यों उसे रोकना? लेकिन लोग इसे बेदर्दी समझते हैं। मरी उसके साथ काफी कंफर्टेबल है, लेकिन ऑडियंस को यह साफ दिखता है कि मर्सो के रिश्तों में भी वही ठंडापन है। वो प्यार जताने या फ्यूचर के बारे में सोचने में उतनी एनर्जी नहीं लगाता। वो बस मोमेंट जीता है। ये चीज हमें एब्सर्डिज्म की कोर फिलॉसफी की ओर ले जाती है। लाइफ का कोई परमानेंट मीनिंग नहीं है, बस करंट एक्सपीरियंस ही असली है। कैमस यहां ये भी दिखाते हैं कि हम अक्सर दूसरों को जज करते हैं कि वो अपनी प्राइवेट जिंदगी कैसे जीते हैं। अगर किसी ने दुख के बाद तुरंत खुशी तलाश ली तो हम उसे सेल्फिश मान लेते हैं, लेकिन शायद वो इंसान बस ईमानदारी से मोमेंट जी रहा हो। मर्सो यही करता है। चैप्टर 3 का असली पॉइंट यही है कि जिंदगी किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। इमोशंस और सिचुएशंस रैंडम होते हैं, लेकिन सोसाइटी चाहती है कि हम एक तय टाइमलाइन पर जिए, और जो उससे हटे वो अजनबी बन जाता है। चैप्टर 4, इसके बाद मर्सो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। उसका एक पड़ोसी है, रेमंड। रेमंड का कैरेक्टर काफी अलग है। वो थोड़ा अग्रेसिव और शेडी किस्म का आदमी है। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता टॉक्सिक है और वो अक्सर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रेमंड मर्सो से दोस्ती बढ़ाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मर्सो ना तो रेमंड के गलत कामों का एक्टिवली विरोध करता है, ना ही पूरी तरह सपोर्ट करता है। वो बस साथ चलता है। अगर रेमंड उसे कोई लेटर लिखने को कहता है जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैनिपुलेट कर सके, तो मर्सो सिंपली मान जाता है। कैमस यहां फिर से वही थीम दिखाते हैं। मर्सो कभी मोरल जजमेंट नहीं करता। उसकी नजर में सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स है। वो बस एक्शन देखता है, कॉन्सिक्वेंसेस आने पर देखेगा। लेकिन सोसाइटी चाहती है कि इंसान हर वक्त मोरालिटी और वैल्यूज दिखाए। चैप्टर 4 का कोर यही है कि म्यूरसॉल्ट की न्यूट्रलिटी उसे और अलग कर देती है। वो ना पूरी तरह अच्छे इंसान की कैटेगरी में आता है, ना बुरे की। वो बस एक ऑब्जर्वर है, और यही ऑब्जर्वर नेचर आगे जाकर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। कैमस इस चैप्टर में एक और गहरी बात समझाते हैं। हम सब जिंदगी में कई बार सिचुएशंस को बिना सोचे समझे फॉलो कर लेते हैं। हम किसी दोस्त के साथ हो जाते हैं, किसी काम में शामिल हो जाते हैं, भले हमें पर्सनली फर्क न पड़ता हो, लेकिन बाद में वही छोटे छोटे चॉइसेस हमें डिफाइन कर देते हैं। मर्सो भी यही कर रहा है। वो रेमंड के साथ जुड़ गया बिना किसी खास रीजन के, और यही कनेक्शन आगे चलकर उसकी लाइफ का डायरेक्शन बदल देगा। चैप्टर 4 इस बात पर खत्म होता है कि जिंदगी के फैसले हमेशा बड़े और ड्रामेटिक नहीं होते। कई बार छोटे छोटे डिसीजंस जिनमें हमने ज्यादा सोचा भी नहीं, हमारी पूरी कहानी तय कर देते हैं। और मर्सो की कहानी में भी अब वही छोटे चॉइसेस,
बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस बनने वाले हैं। इन दोनों चैप्टर्स में राइटर हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअल चॉइसेस के बीच का फर्क दिखाते हैं। मर्सो एक ऐसा इंसान है जो मोमेंट को जीता है, बिना गिल्ट, बिना ज्यादा प्लानिंग। लेकिन यही ऑनेस्टी उसे सोसाइटी की नजरों में अजीब बनाती है, और रेमंड जैसे लोगों के साथ उसका जुड़ना हमें हिंट देता है कि कहानी अब एक और डार्क रास्ते की तरफ बढ़ रही है। चैप्टर 5। अब मर्सो की जिंदगी थोड़ी सेटल होती दिखती है। वो ऑफिस में काम करता है, मरी से कैजुअली मिलता है और अपने पड़ोसी रेमंड के साथ समय बिताता है। लेकिन एक बार फिर हमें साफ दिखता है कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस किसी बड़े इमोशन या एम्बिशन से ड्रिवन नहीं है। वो चीजों को जैसा आता है वैसा ही जी लेता है। मरी उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मर्सो का जवाब टिपिकल है, मुझे लगता है शायद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं कर लूंगा। यहां भी उसकी ऑनेस्टी है, लेकिन ये ऑनेस्टी सोसाइटी को ठंडापन लगती है। किसी और से उम्मीद होती कि वो रोमांटिक बातें करे, कमिटमेंट दिखाए, लेकिन मर्सो बस साफ साफ बोल देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कैमस यहां हमें ये समझाते हैं कि प्यार या शादी जैसी चीजें भी कई बार सोसाइटल नॉर्म से ज्यादा कुछ नहीं होती। लोग कहते हैं शादी करना चाहिए, प्यार जताना चाहिए, और हम वो रोल निभाते जाते हैं। मर्सो इन रोल्स को सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है, मुझे खुद इससे फर्क नहीं। ये बातें सुनने में कोल्ड लगती है, लेकिन इसमें एक सच्चाई छुपी है। कई बार हम भी ऐसे ही जीते हैं, बस दिखावे के लिए इमोशंस का नाटक करते हैं। इसी बीच रेमंड की गर्लफ्रेंड से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। रेमंड उसे चोट पहुंचाता है और उसका भाई, जो अरब है, उससे बदला लेने की सोचता है। मर्सो इन सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रेमंड का दोस्त होने के नाते इनडायरेक्टली उसका हिस्सा बन जाता है। यही वो मोड़ है जहां से कहानी एक और गहरी डायरेक्शन लेती है। चैप्टर 5 हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने रिश्तों और डिसीजंस में सच में फ्री हैं, या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चलते हैं? मर्सो का कैरेक्टर बार बार यही दिखाता है कि उसने सोसाइटी के स्क्रिप्ट को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये इनकार ही उसे धीरे धीरे मुसीबत की तरफ खींच रहा है। चैप्टर 6। ये चैप्टर पूरे पार्ट 1 का टर्निंग पॉइंट है। मर्सो, रेमंड और उनके कुछ दोस्त समुद्र किनारे जाते हैं। दिन बहुत गर्म है, सूरज चुभ रहा है। वहां उनकी मुलाकात रेमंड की गर्लफ्रेंड के भाई और उसके अरब दोस्तों से होती है। दोनों ग्रुप्स के बीच टेंशन बढ़ता है। रेमंड और अरब्स के बीच झगड़ा होता है। रेमंड घायल हो जाता है। मर्सो इस सब को ऑब्जर्व करता है और उसका यूजुअल पैटर्न जारी रहता है। वो ना पूरी तरह सपोर्ट करता है, ना अपोज, लेकिन फिर वो अकेला बीच पर टहलने निकलता है। यहां कैमस का मास्टर स्ट्रोक आता है। मर्सो डिस्क्राइब करता है कि सूरज की गर्मी और रोशनी इतनी तेज है कि वो ऑलमोस्ट अनबियरेबल हो जाती है। उसकी आंखें जल रही हैं, पसीना टपक रहा है और उसे एक अजीब बेचैनी घेर लेती है। तभी वो अरब आदमी को देखता है। उसके पास रेमंड की पिस्तौल है। अब सोचो, क्या वो मर्डर प्रीप्लान था या सिर्फ उस अनबियरेबल गर्मी, रोशनी और पल की एब्सर्डिटी का नतीजा? मर्सो ट्रिगर दबा देता है, गोली चलती है और अरब आदमी मर जाता है। वो एक बार नहीं, 4 और बार गोली चलाता है, जैसे किसी अजीब ट्रांस में। कैमस यहां लाइफ की एब्सर्डिटी को सबसे गहरे लेवल पर लाते हैं। एक रैंडम पल, एक रैंडम डिसीजन और इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मर्सो के लिए ये मर्डर न किसी नफरत से हुआ, न किसी बड़े मकसद से। वो बस उस पल की गर्मी और सिचुएशन में बह गया। और यही एब्सर्डिज्म की सबसे बड़ी परिभाषा है। जिंदगी के पास कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, बस रैंडम इवेंट्स है जो हमें डिफाइन कर देते हैं। चैप्टर 6 यहीं पर खत्म होता है, लेकिन ये एंडिंग हमें हिला देती है। एक आदमी जो अब तक सोसाइटी की नजरों में सिर्फ कोल्ड और अनइमोशनल था, अब सच में एक क्रिमिनल बन चुका है। और अब से कहानी एक नए फेज में प्रवेश करती है, जहां उसके एक्शंस का सामना उसे समाज और कानून की नजरों में करना पड़ेगा।
इन दोनों चैप्टर्स का एसेंस यही है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि कई बार छोटे छोटे पल, रैंडम डिसीजंस हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जिनसे हम कभी लौट नहीं सकते। मर्सो की न्यूट्रलिटी, उसकी ऑनेस्टी और उसकी एब्सर्ड दुनिया देखने की नजर अब उसे एक ऐसे अंजाम की तरफ धकेल रही है जिससे बचना शायद नामुमकिन है। चैप्टर 7। अब कहानी कोर्टरूम से पहले की तरफ मुड़ती है। मर्सो अरेस्ट हो चुका है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है और पूछताछ शुरू होती है। सवाल साफ है, तुमने अरब को क्यों मारा? लेकिन मर्सो का जवाब और भी अजीब है। वो कहता है कि कोई खास वजह नहीं थी। उसे लगा कि सूरज की रोशनी, गर्मी और उस पल की बेचैनी ने ट्रिगर दबा दिया। ये सुनकर पुलिस और लॉयर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई इंसान बिना रीजन किसी को कैसे मार सकता है। लेकिन यही कैमस की फिलॉसफी है। जिंदगी हमेशा लॉजिक और रीजन से नहीं चलती। कई बार रैंडम पल ही हमें डिफाइन कर देते हैं। मर्सो को जेल में डाला जाता है। पहली बार वो अपनी आजादी से दूर होता है। यहां हमें उसके अंदर का दूसरा पहलू दिखता है। बाहर की दुनिया में तो वो न्यूट्रल और कोल्ड था, लेकिन जेल में उसे छोटी छोटी चीजों की इंपॉर्टेंस समझ आती है, जैसे सिगरेट न मिलना, लोगों से न मिल पाना, रूटीन से बंध जाना। कैमस यहां एक सटल मैसेज देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान को सोसाइटी लॉज और मोरल्स के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन मर्सो हमें यह दिखाता है कि असल फ्रीडम किसी बड़े आइडल में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस में छुपी होती है। जब वही चॉइसेस छिन जाती हैं, तो इंसान सच में कैद हो जाता है। चैप्टर 7 का पॉइंट यही है कि मर्डर तो बस एक घटना थी, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कैसे सोसाइटी उसे जज करेगी और कैसे उसकी इंडिविडुअलिटी को दबाया जाएगा। मर्सो पहली बार समझता है कि दुनिया उसे उसकी सच्चाई से नहीं, बल्कि उसके बिहेवियर और इमेज से देखेगी, और यही आने वाले ट्रायल्स का फाउंडेशन है। चैप्टर 8। अब मर्सो के खिलाफ लीगल प्रोसेस शुरू होता है। वकील उससे बार बार पूछता है, तुम्हें कोई रिग्रेट है? तुमने मर्डर क्यों किया? लेकिन मर्सो रिग्रेट दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो बस साफ कहता है कि उसने जैसा फील किया वैसा किया। ये ऑनेस्टी ही उसे सबसे कमजोर बना देती है। कोर्टरूम में गवाह बुलाए जाते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि लोग मर्डर की डिटेल से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ पर बात करते हैं। केयरटेकर कहता है कि मां के फ्यूनरल पर मर्सो रोया नहीं। मेरी से पूछा जाता है कि मर्डर के अगले ही दिन मर्सो उसके साथ डेट पर क्यों गया, और सब लोग उसे बेदिल बेटा और ठंडा इंसान कहकर जज करने लगते हैं। कैमस यहां सोसाइटी का असली चेहरा दिखाते हैं। जब भी कोई केस होता है, लोग अक्सर फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस और इमेज को तौलते हैं। मर्सो का सबसे बड़ा गुनाह मर्डर नहीं, बल्कि उसकी मां की मौत पर रिएक्शन न देना माना जाता है। जैसे कि इमोशंस सोसाइटी के लिए मोरालिटी से भी ज्यादा जरूरी हो। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में दूसरों को उनके कर्मों से जज करते हैं या फिर उनके दिखावे से। अगर मर्सो फ्यूनरल में थोड़ा रो लेता, थोड़ा गिल्ट दिखा देता, तो शायद लोग उसे अच्छा इंसान मानते, लेकिन उसकी ऑनेस्टी ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। चैप्टर 8 के अंत तक साफ हो जाता है कि ट्रायल सिर्फ मर्डर का नहीं है, बल्कि मर्सो की पूरी पर्सनैलिटी का है। वो समाज की नजरों में अब एक खतरा बन चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा। और यहीं से कहानी और भी इंटेंस मोड़ लेने वाली है। इन दोनों चैप्टर्स का एसेंस यही है, असली सजा सिर्फ लॉ से नहीं मिलती, बल्कि सोसाइटी की नजरों से मिलती है। मर्सो ने मर्डर किया या नहीं, ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी ये हो जाता है कि उसने सोसाइटी के रूल बुक को फॉलो नहीं किया, और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह ठहराया जाता है। चैप्टर 9। कोर्टरूम का माहौल अब और भी भारी हो जाता है। सबकी नजरें मर्सो पर है। प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर देता है। वो सिर्फ मर्डर की बात नहीं करेगा, बल्कि मर्सो की पूरी पर्सनैलिटी को सामने रखेगा। उसकी दलीलें सुनकर लगता है
जैसे मर्सो का असली अपराध किसी को मारना नहीं, बल्कि अपनी मां की मौत पर ठंडा रहना है। प्रोसिक्यूटर बार बार यही एम्फसाइज करता है। क्या यह आदमी इंसान कहलाने लायक है, जिसने अपनी मां की मौत पर आंसू तक नहीं बहाए, जो अगले दिन गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने चला गया? क्या ऐसे आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? कैमस यहां हमें सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। मर्डर का केस चल रहा है, लेकिन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इमोशंस पर है। लोगों की नजर में मोरल कैरेक्टर का मतलब है दिखावा करना। अगर मर्सो ने सोसाइटी के हिसाब से रोने धोने का ड्रामा किया होता तो शायद उसकी इमेज बच जाती, लेकिन उसकी ऑनेस्टी ही उसके लिए जाल बन गई। मरी गवाही देती है, लेकिन उसकी बात भी प्रोसिक्यूटर ट्विस्ट कर देता है। वो कहता है कि मर्सो का रिलेशनशिप भी साबित करता है कि वो भोगविलासी और संवेदनहीन है। धीरे धीरे ट्रायल मर्डर से हटकर कैरेक्टर असैसिनेशन बन जाता है। कैमस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसाफ सच में फैक्ट्स और एविडेंस पर होता है, या फिर समाज के प्रीकंसीव नोशंस पर? क्या एक आदमी की असली पहचान उसके एक्शन से तय होनी चाहिए या उसकी इमेज से? चैप्टर 9 यहीं पर यह एहसास दिलाता है कि मर्सो की लड़ाई अब सिर्फ अदालत से नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच से है, और उस सोच के सामने उसकी हार ऑलमोस्ट तय लगती है। चैप्टर 10 ट्रायल अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। प्रोसिक्यूटर अपनी अंतिम दलील में मर्सो को सोसाइटी के लिए खतरा कहता है। वो कहता है कि ऐसा आदमी अगर जिंदा रहा तो इंसानियत के नाम पर इंसल्ट होगा। उसकी कोल्ड नेचर, उसकी बेपरवाही, उसके इमोशनलेस होने को वो एक्चुअल मर्डर से भी बड़ा अपराध बताता है। मर्सो का लॉयर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर लगती है, क्योंकि यहां लॉजिक या फैक्ट कोई मैटर नहीं करता। यहां सोसाइटी पहले ही फैसला कर चुकी है कि मर्सो अलग है और अलग होना खतरनाक है। जज अपना वर्डिक्ट सुनाता है। मर्सो को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। अब वो ऑफिशियली क्रिमिनल ठहराया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मर्सो खुद भी इस फैसले पर उतना शॉक नहीं होता जितना कोई और होता। वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। शायद कहीं ना कहीं उसे पहले से मालूम था कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैमस यहां हमें जिंदगी और मौत पर एक गहरा संदेश देते हैं। हर इंसान को एक दिन मरना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को सोसाइटी सम्मान देकर विदा करती है और किसी को सजा देकर। लेकिन एंड दोनों का सैम है, मौत। इस पर्सपेक्टिव से देखो तो डेथ सेंटेंस भी एब्सर्ड लगने लगता है। चैप्टर 10 हमें यह समझाता है कि इंसान का सबसे बड़ा अपराध शायद मर्डर नहीं, बल्कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना है। और जब कोई ऐसा करता है तो पूरी दुनिया उसे खत्म करने पर उतारू हो जाती है। इन दोनों चैप्टर्स का कोर यही है। इंसाफ की जगह जजमेंट इमोशंस और सोशल मोरालिटी से होता है, और यही एब्सर्डिज्म का सबसे गहरा रिफ्लेक्शन है। लाइफ का कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है, फिर भी सोसाइटी मीनिंग थोपती है, और अगर कोई उस ढांचे में फिट नहीं बैठा तो वो अजनबी बन जाता है। चैप्टर 11 अब कहानी अपने आखिरी चैप्टर पर है। मर्सो को डेथ सेंटेंस सुनाए जाने के बाद वो जेल में अपने दिन रात बिताता है। पहले तो उसे लगे कि ये इनजस्टिस है, लेकिन धीरे धीरे वो एक और सच्चाई को महसूस करता है। लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। कैमस हमें यहां एब्सर्डिज्म का कोर दिखाते हैं। मर्सो सोचता है कि अब वो आखिर में क्या कर सकता है। वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, मोरल जजमेंट और कानून की धुन पर ध्यान नहीं देता। बस इतना समझता है कि मौत इनएविटेबल है, और जब वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे इनर पीस महसूस होती है। अब उसे कोई डर नहीं, कोई गिल्ट नहीं। वो ये भी सोचता है कि लोगों की सोच, उनके जजमेंट, उनके रूल्स, ये सब मीनिंगलेस है अगर इंसान खुद अपनी रियलिटी नहीं जी रहा। और इसी रियलाइजेशन में वो अपने लास्ट मोमेंट्स को पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। चैप्टर 11 का असली मैसेज यही है कि जिंदगी का मीनिंग बाहर नहीं मिलता, कोई फिक्स्ड मोरालिटी नहीं होती। हर इंसान को खुद अपनी जिंदगी और मौत को समझना होता है। मर्सो ने जो दिखाया वो ये है, अगर आप ट्रूथ के साथ जियो,
चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, आप खुद के लिए फ्री होंगे। तो दोस्तों, ये थी द स्ट्रेंजर की कहानी। एक आदमी जो समाज के रूल से अलग था, जिसने अपने इमोशंस और चॉइसेस को खुद के हिसाब से जिया और जिसने दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। एल्बर्ट कैमस हमें यही सिखाते हैं, लाइफ का मीनिंग फिक्स्ड नहीं है। हर इंसान को अपनी रियलिटी खुद बनानी होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो कृपया लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी ये समझ सकें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और किताबों की आसान हिंदी में इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक स्टाइल समरीज लाता रहूं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए आपको मर्सो का कैरेक्टर कैसा लगा। क्या आप उसकी तरह अपने रूल्स के हिसाब से जी पाते? आपके थॉट्स पढ़कर मैं अगली कहानी और भी एंगेजिंग बना सकूंगा। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े ट्रूथ्स वही होते हैं जो सोसाइटी को अजीब लगते हैं।